हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 3। शाम 6 बजे फ्लाइट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पहुंची। गौरी, काशी, ऋतु, प्रिया, अधिराज जी, उनकी पत्नी अंबिका, नंदिता और जय अपना अपना बैग उठाए एयरपोर्ट से बाहर चले आए। थकान सबके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। अधिराज जी का ड्राइवर पहले से गाड़ी लेकर वहां मौजूद था। अधिराज जी ने गौरी और उसके परिवार से भी साथ चलने को कहा तो वे लोग भी गाड़ी में आ बैठे। काशी ने देखा ऋतु प्रिया उनके साथ नहीं आ रही तो वह उन दोनों के पास आई और कहा, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो घर नहीं चलना क्या? वो एक्चुअली रोनी और टोनी आ रहे थे हम दोनों को लेने। हम लोग उनके साथ जा रहे हैं, ऋतु ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। हाँ, ये कब हुआ? और अगर हुआ भी तो हमें अब पता चल रहा है, काशी ने हैरानी से कहा। अरे यार, हम लोग तुझे बताने ही वाले थे, लेकिन तेरी सगाई को लेकर इतने सारे ड्रामे क्रिएट हो चुके थे कि बताने का मौका ही नहीं मिला, प्रिया ने कहा। अच्छा ठीक है, हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। हम में से अब कोई सिंगल नहीं है, काशी ने खुश होकर कहा। तभी जय वहां चला आया। उसने जब काशी के मुंह से सिंगल वाली बात सुनी तो कहा, क्या कहा? क्या ऋतु प्रिया भी रिलेशनशिप में है? ऋतु प्रिया नहीं, दीदी। तुम्हारी तरह ये दोनों भी तुम्हारी दीदी है, काशी ने कहा। बेचारा जय, उसका तो दिल ही टूट गया। ऋतु प्रिया जो उसकी नई नई क्रश बनी थी, उनका पहले से कहीं चक्कर चल रहा है जानकर जय का तो सारा मूड ही खराब हो गया। अगले ही पल ऋतु का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। ओके काशी, लगता है टोनी आ गया, मैं और प्रिया चलते हैं, ऋतु ने कहा। ठीक है, बाय, ध्यान से जाना और घर पहुंचकर हमें फोन करना, काशी ने ऋतु को साइड हक करते हुए कहा। बाय काशी, बाय छोटू, कहते हुए प्रिया ने जय का गाल खींच दिया। बेचारा जय, जिसका अभी अभी दिल टूटा था, प्रिया के मुंह से अपने लिए छोटू सुनकर उसका दिल चूर चूर हो गया। प्रिया के जाने के बाद उसे अपने गाल को हाथ से 2-4 बार घिसा और बड़बड़ाया, क्या मैं उसे छोटू दिखता हूं? वैसे वो इतनी सुंदर भी नहीं है। जय, क्या हुआ? चलो यहाँ खड़े होकर क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? काशी ने कहा तो जय की तंद्रा टूटी और वह गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नंदिता, अंबिका और अधिराज जी पीछे बैठे थे। सबसे पीछे वाली सीट पर गौरी और काशी, और जय ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आगे बैठ गया। गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। एयरपोर्ट से गौरी का घर दूर था, इसलिए अधिराज जी ने ड्राइवर से पहले उनके घर चलने को कहा। रास्ते भर जय मुंह लटकाए बैठा था और अधिराज जी नंदिता और अंबिका के साथ मिलकर दिवाली के बाद गौरी और मुन्ना की सगाई को लेकर बातें कर रहे थे। वहीं गौरी और काशी पीछे बैठकर फोन में काशी और शक्ति की सगाई की तस्वीरें देख रही थी। तस्वीरें देखते हुए एकदम से काशी की आंखों के सामने वो शाम आ गई जब उसने शक्ति को पहली बार घाट पर देखा था। काशी को खोया हुआ देखकर गौरी ने उसको कंधे से टकरा कर कहा, क्या हुआ? काशी मुस्कुराई और धीरे से कहा, हम बनारस को बहुत मिस कर रहे हैं और शक्ति को भी। लेकिन शक्ति तो यही है ना, इंदौर में, कल उससे मिल लेना, गौरी ने कहा। हाँ, लेकिन बनारस में शक्ति के साथ होने की बात ही कुछ और है। 80 घाट की सीढ़ियों पर उसका हाथ थामकर जब हम बैठते हैं तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है, और जब बातों बातों में शक्ति हमारे कंधे पर अपना सर रख देता था तो लगता था जैसे हम हमेशा के लिए वहीं रह जाएं, काशी ने ख्यालों में खोकर कहा। गौरी ने सुना तो कहा, तुम और तुम्हारे मुन्ना भैया, तुम दोनों का बस चली तो तुम दोनों कभी बनारस से बाहर निकलो ही नहीं, गौरी ने कहा। अच्छा, तो क्या तुम्हें बनारस पसंद नहीं आया? काशी ने गौरी की तरफ पलटकर पूछा। मुझे तो वो शहर बहुत पसंद है, और जहां हमारे वो रहेंगे मैं भी तो वहीं रहूंगी, गौरी ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा। अच्छा, ये शर्माने का नाटक बंद करो, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हें। देखो, शादी के बाद तुम हमारे भैया को ज्यादा तंग मत करना, वो बहुत सीधे साधे हैं, काशी ने कहा। तंग?
वो तो मैं करूंगी, वो तो मेरा हक है, गौरी ने कहा तो काशी हंसने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी नंदिता के घर के सामने पहुंची। सभी नीचे उतरे। नंदिता ने सबको अंदर चलने को कहा और डिनर वहीं करने को कहा, लेकिन अधिराज जी ने मना कर दिया। नंदिता को बहुत कहने पर वे सब चाय पीने को राजी हुए और सब अंदर चले आए। जय काफी थक गया था, इसलिए सीधा अपने कमरे में चला गया। नंदिता ने सबको बैठने को कहा और खुद चाय बनाने किचन में जाने लगी तो गौरी ने कहा, मम्मा आप बैठिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ। नंदिता ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आपको भी नहीं हो रहा होगा, है ना? पर ये सच था। वे हैरानी से गौरी को देखने लगी तो गौरी ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे चाय बनानी आती है और फिर नानू नानी अब मेरे होने वाले सास ससुर हैं, तो मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अंबिका ने सुना तो मुस्कुरा उठी। गौरी अपना फोन लेकर किचन में चली आई और नंदिता ने कहा, माफ करना, उसे थोड़ा बात करने की तमीज नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, गौरी को हम बहुत समय से जानते हैं, वो ऐसी ही है, दिल की साफ, जो दिल में होता है कह देती है। अधिराज जी ने कहा तो नंदिता को थोड़ी तसल्ली हुई। सभी बैठकर बातें करने लगे। काशी को शक्ति का ख्याल आया तो वे सबके बीच से उठी और बालकनी में आकर शक्ति को फोन लगाने लगी। एक दो रिंग जाने के बाद शक्ति ने फोन उठा लिया और कहा, इंदौर में आपका स्वागत है मिस काशी गुप्ता। तुम्हें कैसे पता हम इंदौर पहुंच चुके हैं? क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? काशी ने शिकायती लहजे में कहा। इस शहर का एसीपी होने के नाते हमारा फर्ज है ये जानकारी रखना कि यहाँ कौन आता है और कौन जाता है, शक्ति ने कहा। अच्छा जी, तो तुम्हारा हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? काशी ने कहा। मतलब? शक्ति ने पूछा। मतलब ये कि इंदौर में होते हुए भी तुम हमें लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? काशी ने फिर शिकायत करते हुए कहा। माफ करना, वो हम एक जरूरी केस की स्टडी कर रहे थे और तुम तो कुछ दिन बाद आने वाली थी, फिर अचानक। शक्ति ने कहा, क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हमसे रहा नहीं गया इसलिए हम चले आए, काशी ने धीमे स्वर में कहा। शक्ति ने सुना तो मुस्कुराने लगा। वह काशी से और कुछ बात कर पाता इससे पहले ही इंस्पेक्टर ने आकर कहा, सर गाड़ी तैयार है। ठीक है, हम आते हैं, शक्ति ने इंस्पेक्टर से कहा और फिर अपना फोन कान से लगाकर काशी से कहा, काशी हमें। हाँ, हम समझ गए कि तुम्हें अब किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए अब तुम हमसे बात नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, तुम जाओ अपना काम करो। काशी ने शक्ति की बात बीच में काटकर एक सांस में कहा। शक्ति एक बार फिर मुस्कुराया और कहा, समझदार हो गई हो। हाँ, क्या कहा? क्या हम इससे पहले नादान थे? काशी ने हैरानी से कहा। मजाक कर रहे हैं। अच्छा, हम फोन रखते हैं, अपना ख्याल रखना, शक्ति ने कहा। शक्ति, काशी ने कहा। शक्ति ने कहा। आई लव यू, काशी ने बड़े प्यार से कहा। शक्ति एक बार फिर मुस्कुराया और कहा, आई लव यू टू, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, कहकर काशी ने फोन काट दिया। लेकिन शक्ति के कानों में अभी तक काशी के कहे वो 3 शब्द गूंज रहे थे। सर, बहुत देर तक शक्ति के बाहर न आने पर इंस्पेक्टर ने अंदर आकर कहा, आई लव यू। शक्ति धीरे से बुदबुदाया, जो कि इंस्पेक्टर को सुन चुका था, इसलिए उसने एक बार फिर थोड़ा जोर से कहा, सर। हाँ, चलो चलते हैं। शक्ति की तंद्रा टूटी और उसने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा और इंस्पेक्टर के साथ कैबिन से बाहर निकल गया। गौरी सबके लिए चाय बनाने किचन में चली आई। उसने गैस पर चाय चढ़ाई और अपने फोन से मुन्ना का नंबर डायल किया। फोन कान से लगाए गौरी ने अपनी पीठ किचन के प्लेटफॉर्म से लगा ली। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, गौरी के होंठों की मुस्कुराहट भी बढ़ते जा रही थी। बनारस, मुरारी का घर। विदायगी छोड़ देने के बाद मुरारी के पास अब ज्यादा कुछ काम नहीं था और उसके पास वक्त ही वक्त होता था।
वह दिन भर अपने दोस्तों से मिलता शिवम के घर आई के साथ बैठकर खूब गप्पे लड़ाता और अनु को भी ढेर सारा वक्त देता। शाम के समय मुरारी ऊपर चला आया। उसे मुन्ना से बेंगलोर के लिए बात करनी थी। मुरारी जैसे ही मुन्ना के कमरे में आया, देखा मुन्ना कमरे में नहीं है। मुन्ना को वहां न पाकर मुरारी जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़ा, टेबल पर रखा मुन्ना का फोन बजा, जिस पर कोई प्यारी सी रिंगटोन बज रही थी, जिसे सुनते ही मुरारी को अपनी जवानी के वो दिन याद आ गए जब उसके मन के तार झंझना उठे थे। मुरारी ने इधर उधर देखा, फोन लगातार बजे जा रहा था। इसलिए मुरारी टेबल के पास आया और फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर गौरी शंकर नाम देखकर थोड़ा हैरान हुआ। ये नाम पहले भी वह मुन्ना के मुंह से सुन चुका था, लेकिन वो क्या बात थी मुरारी भूल चुका था। उसने फोन उठाया और कान से लगा लिया। वह कुछ कहता इससे पहले ही दूसरी तरफ से गौरी ने चुंबनों की बरसात कर दी। फोन की दूसरी ओर से मुहा मुहा सुनकर मुरारी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा और खुद मुरारी भी। उसने खुद को संभाला और गला साफ करते हुए कहा, आज के लिए इतना काफी है। फोन पर मुन्ना की जगह मुरारी की आवाज सुनकर आगे के चुंबन गौरी के गले में ही अटक गए। उसे काटो तो खून नहीं। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मजबूत बनी फोन कान से लगाए वहीं खड़ी रही। हेलो हेलो, अरे आगे भी कुछ बोलो। अजीब बात है, अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब एकदम से खामोश। अरे हेलो गौरी शंकर, कुछ बोलो भाई, मुरारी ने कहा। मुन्ना उस वक्त बाथरूम में था। उसने जैसे ही अपने कमरे से मुरारी की आवाज सुनी, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोने लगा। मुरारी के मुंह से गौरी शंकर नाम सुनकर गौरी की तंद्रा टूटी और उसने एकदम से कहा, क्या उसने अभी तक मेरा नंबर गौरी शंकर के नाम से सेव कर रखा है? उसकी तो मैं। गौरी आगे कुछ गड़बड़ शब्द ना बोल दे सोचकर ही मुरारी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे अरे एक मिनट, तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुम गौरी बोल रही हो का? हाँ अंकल, मैं। गौरी इतना ही कह पाई कि मुन्ना ने आकर मुरारी के हाथ से फोन ले लिया और कहा, आपने हमारा फोन क्यों ले रखा है? वो छोड़ो, ये बताओ तुमने हमारी बहू का नाम गौरी शंकर कैसे सेव कर रखा है, वो भी फोन में? हाँ बोलो, वो तुमको किस एंगल से गौरी शंकर लगती है बे? मुरारी ने एकदम से मुन्ना पर चढ़ते हुए कहा, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। क्या गौरी ने आपसे कुछ बदतमीजी की? मैंने सुना आप गुस्सा हो रहे थे किसी बात पर, क्या उसने कुछ कहा? मुन्ना ने परेशानी भरे स्वर में कहा, कहा नहीं, दिया। मुरारी ने कहा, क्या दिया? मुन्ना ने पूछा। मुरारी ने अपने होठों को गोल करके कहा, क्या? मुन्ना को कुछ समझ नहीं आया। अरे मुरारी ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन मुन्ना नहीं समझ पाया और कहा, आप क्या कह रहे हैं, साफ साफ कहिए ना। अरे चुम्मा दे रही थी वो हमको, अब इशारे से बता रहे हैं, तुम वो समझ नहीं रहे हो। देखो बेटा, ऐसा है जी, चुम्मा चाटी हमारा मतलब जी सब ठीक है, पर अपनी होने वाली पत्नी को समझाओ ऐसे खुलेआम, तुम समझ रहे हो ना? मुरारी ने हिचकिचाते हुए कहा। मुरारी अपने समय में भले ही कितना भी रंगबाज रहा हो, लेकिन अपनी होने वाली बहू से इतना फ्रैंक होने का उसने नहीं सोचा था। मुन्ना ने सुना तो उसने गौरी की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपना सर पीट लिया। उसने मुरारी की तरफ देखा और जैसे ही कुछ कहना चाहा, मुरारी ने कहा, हाँ हाँ हम समझ गए, अभी बात करो और थोड़ी देर बाद हमें नीचे आकर मिलो। पापा, मुन्ना कुछ कहता इससे पहले ही मुरारी वहां से चला गया। मुन्ना ने फोन अपने सर पर मारा और फिर कान से लगाकर कहा, हेलो हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मुन्ना ने स्क्रीन देखा तो पाया कि फोन कट चुका है। मुन्ना ने गौरी का नंबर डायल किया तो आवाज आई, द नंबर यू डायल इज करंटली स्विच ऑफ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। मुन्ना ने फोन काट दिया और बिस्तर पर बैठकर फोन सर से लगाकर कहा, महादेव
इस लड़की का हम क्या करें? अब नीचे जाकर पापा को कैसे समझाएंगे? हमें तो उनसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है। ये तुमने ठीक नहीं किया गौरी शर्मा। मुन्ना बाबा, मुरारी भैया आपको बुला रहे हैं। कृष्णा ने मुन्ना के कमरे में आकर कहा तो मुन्ना की तंद्रा टूटी। उसने अपना फोन साइड में रखा और उठकर कृष्णा के साथ नीचे चला आया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुन्ना ने देखा मुरारी के साथ हॉल में अनु भी खड़ी थी। अब तो मुन्ना का दिल और तेजी से धड़कने लगा। चलते चलते उसका हाथ अपने सीने पर चला गया। उसने धीरे से गहरी सांस ली और नीचे चला आया। मुन्ना किसी गुनहगार की तरह मुरारी के सामने आकर खड़े हो गया। मुरारी ने कुछ देर मुन्ना को देखा और फिर एकदम से ताली मारकर खुश होते हुए कहा, देखा वेगी, हम कहे थे ना, हम हमरे मुन्ना की जिंदगी में ऐसी लड़की लाएंगे जो तुमसे भी 2 कदम आगे होंगी। तो लो, हम ले आए, अब कहो क्या कहती हो। मुन्ना ने सुना तो हैरानी से मुरारी को देखा और फिर अनु को। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने अनु की तरफ देखकर धीरे से कहा, माँ। मुन्ना, सही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा। और ये बताओ, तुमने गौरी का नंबर ऐसे अजीब नाम से क्यों सेव किया है? अगर उसका नंबर उसके नाम से सेव होता तो तुम्हारे पापा उसका फोन नहीं उठाते और ना ही ये सब होता। चलो अभी गौरी का नंबर उसके नाम से सेव करो, अनु ने लगभग आदेश देते हुए कहा। वो हम कर लेंगे, गौरी की तरफ से हम माफी चाहते हैं, मुन्ना ने मायूस होकर कहा। इट्स ओके बेटा, इस उम्र में ये सब नहीं होगा तो क्या हमारी उम्र में होगा? तुम्हें ऐसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा, मुन्ना के लिए चाय बना दो, अनु ने मुन्ना के गाल को छूकर प्यार से कहा। जी भाभी, अभी बना देते हैं, कहकर कृष्णा किचन में चला गया। मुन्ना भी हॉल में पड़े सोफे पर आकर बैठ गया और टीवी ऑन कर लिया ताकि मुरारी फिर से फोन की बात को लेकर उसके पीछे न पड़ जाए। कृष्णा और मुन्ना के जाने के बाद मुरारी अनु के पास आया और धीमे स्वर में कहा, वैसे हमारी उम्र में क्या डिफेक्ट है मिस राइन? एक चुम्मा तो हम भी डिजर्व करते हैं, मुन्ना के पापा होने के नाते। उम्र हो चली है लेकिन बकैती ना गई तुम्हारी मिस्टा। आज शाम तुम हमरे लिए गजरा लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस तुमसे। विधायक थे तभी ठीक थे, जब से विधायकी छोड़ी है सब छूट गया है, अनु ने कहा और वहां से चली गई। अब साला बकैती का उम्र से का लेना देना? ए मिस राइन, ए सुनो तो यार, अरे सुनो यार, कहाँ जा रही हो? हम भी पता नहीं कौन सी घड़ी में गजरा लाने का वादा कर दिए इनसे। अगर रात का खाना चाहिए तो लाना ही पड़ेगा मिश्रा। कहा है कि विदाई की धौंस तो अब रही नहीं, ना है अब तुम हो सिर्फ मुन्ना के पापा, और पापा लोगों का काम है सब्जी भाजी लाना। ए मुन्ना, जरा तुमरे फटपटिया की चाबी दो, हम अब थोड़ा बाजार टहल के आते हैं, मुरारी ने कहा और मुन्ना की तरफ चला आया। बाइक ले जाकर क्या करेंगे आप? ड्राइवर से कह दीजिए, वो आपको ले जाएगा, मुन्ना ने कहा। काहे, तुमको क्या लगता है हमसे तुमरे फटपटिया नहीं चलेगी? अरे सालों हमने बनारस को चलाया है, जे तो एक को फटपटिया है, वो भी तुम नई जनरेशन वालों को। ये चलाना तो हमरे बाएं हाथ का खेल है, लाओ चाबी दो, मुरारी ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा। मुन्ना समझ गया मुरारी से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस घर में 2 ही इंसान ऐसे थे जो अपने मन के करने पर आते तो किसी के ना सुनते थे। एक थी अनु और दूसरा था मुरारी। इसलिए मुन्ना ने बिना कोई सवाल जवाब किए बाइक की चाबी मुरारी को थमा दी और मुरारी वो गाना गाते हुए वहां से निकल गया कि काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिले, लार तोहरी लचके जद कमरिया। तो गाइस, मिलते हैं अगले भाग के साथ, और ये था मैं तेरी हीर भाग 3। तो जल्दी मिलेंगे नए भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। हर हर महादेव।